यूनिट फर्स्ट समावेशी शिक्षा इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 5, विशिष्ट शिक्षा के इतिहास की विस्तृत विवेचना कीजिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक प्रशासन का वर्णन कीजिए। उत्तर में देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास। विशिष्ट शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, जो कि निम्न प्रकार है। प्राचीन अवस्था। प्राचीन काल में विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप जातिगत एवं वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रचलित था। विविध प्रकार के व्यक्तियों एवं छात्रों को कौन सी शिक्षा प्रदान करनी है, यह उसकी जाति एवं वर्ण द्वारा निश्चित किया जाता है। उदाहरणतः क्षत्रिय वर्ण के व्यक्तियों को धनुर्विद्या एवं रण कौशल से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति धनुर्विद्या एवं रण विद्या के बारे में शिक्षित होना चाहता तो उसको यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि शूद्र वर्ण के व्यक्तियों में हथियार चलाने की योग्यता नहीं पाई जाती तथा उनमें इस विद्या को सीखने के गुण भी नहीं होते। इस प्रकार प्राचीन काल में जाति एवं वर्ण के आधार पर विशिष्ट शिक्षा की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे ब्राह्मणों को वेदों एवं संस्कृत के ज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता था। प्राचीन काल की विशिष्ट शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा इनसे संबंधित जातियों के आधार पर मानकर प्रदान की जाती थी। फिर हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा है मध्य अवस्था। परिवर्तन समाज एवं प्रकृति का नियम है। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र भी परिवर्तित होने लगा। विशिष्ट शिक्षा वर्ण व्यवस्था एवं जातिगत सीमाओं से निकलकर सभी वर्ग के लिए सुलभ होने लगी। धीरे धीरे सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा के अवसर मिलने लगे। जनता के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना सरकार का प्रमुख दायित्व माना जाने लगा। सार्वजनिक विद्यालय की स्थापना होने लगी, जिसमें किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं था। इस काल में विशिष्ट शिक्षा बालक के गुण एवं योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती थी, न कि जातिगत बंधनों के आधार पर। फिर आगे डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट, आधुनिक अवस्था। वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व व्यापकता का समावेश हो गया। इसका प्रमुख कारण शिक्षा का सार्वजनिकरण है। सरकार द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के कारण भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। वर्तमान समय में सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। वर्तमान समय की विशिष्ट शिक्षा स्थिति अग्र रूप में स्पष्ट की जा सकती है। आगे देखते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है प्राथमिक विद्यालयों द्वारा छात्रों की विशिष्टता की पहचान करना तथा उसके अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य बालक एवं बालिकाओं से पृथक पाठ्यक्रम तैयार करना। तीसरा पॉइंट है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम एवं विशिष्ट शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना, जिसमें उनका अध्ययन स्तर उच्च हो सके। चौथा पॉइंट है सामान्य छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा रैंप बनवाना, जिससे कि विकलांग छात्र विद्यालय में सरलता से प्रवेश कर सकें।
शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था करना, जिससे उनको उचित प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट है, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाकर शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को समाज की मुख्य धारा से सम्मिलित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जा रहा, जिसमें विभिन्न प्रकार के विकलांग छात्रों का ध्यान भी रखा जाता है, जिससे वे उनमें भाग ले सके। अगला पॉइंट है, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के विद्यालयों में आरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकें। अगला पॉइंट है, विकलांग छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया, जिससे कि उनको समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके। फिर हम आगे देखते हैं, सरकार द्वारा विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संदर्भ में अनुसंधान प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों की खोज हो सके तथा इन विधियों का प्रयोग विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हो सके। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शिक्षा वैदिक काल से भारतीय समाज में उपस्थित थी, परंतु इसको परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप वर्तमान समय में प्रदान किया गया, क्योंकि आज की शिक्षा बाल केंद्रित तथा बालक को केंद्र मानकर ही समस्त शैक्षिक क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से विशिष्ट शिक्षा का विकास वर्तमान समय में तीव्र गति से हो रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बालकों में पाई जाने वाली प्रतिभाओं एवं क्षमताओं की स्थिति ने विशिष्ट शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। आगे देखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का शैक्षिक प्रशासन। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वयं धन प्रदान किया जाता तथा आवश्यकता के अनुसार विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। इस प्रकार की अनेक योजनाओं में केंद्र सरकार अपना अंशदान देती है, विश्व बैंक से सहायता लेती है तथा राज्य सरकार को अंशदान देने के लिए कहती है। इस प्रकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सामंजस्यपूर्ण सहयोग से ही विशिष्ट शिक्षा का प्रशासन होता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रशासन। केंद्र स्तर पर प्रशासन के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इस मंत्रालय के द्वारा अनेक प्रकार की विशिष्ट शिक्षा संबंधी नीतियों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा दोनों के प्रशासनिक कार्यों का दायित्व इन मंत्रालय का ही है। इस मंत्रालय द्वारा अपनी सहायता के लिए NCERT, CAVE तथा CBSE आदि संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं का प्रशासन किया जाता है। फिर अगले देखते हैं, विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना अपने अधीन की है तथा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व भी केंद्र सरकार का ही है।
इसमें निर्देशक को संस्थान का प्रमुख माना जाता है। निर्देशक के अधीन अन्य कर्मचारी आते हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान श्रवण अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, मानसिक अक्षमता तथा गति कौशल संबंधी अक्षमताओं के क्षेत्र में पृथक पृथक रूप से कार्य करते हैं। इसके लिए संपूर्ण धन केंद्र सरकार से आवंटित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इन संस्थानों को प्रशासनिक दायित्व की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय को प्रदान की गई है। अतः यह मंत्रालय ही उनका प्रशासनिक दायित्व देखते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा ही संपूर्ण केंद्र स्तरीय गतिविधियों को जो कि विशिष्ट शिक्षा वर्ग से संबंधित है का प्रशासन किया जाता है। इसके अंतर्गत भारत की पुनर्वास परिषद एवं राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों के प्रशासनिक दायित्वों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात इस मंत्रालय के अधीन ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है भारत की पुनर्वास परिषद। भारत की पुनर्वास परिषद का प्रशासन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अतः इस मंत्रालय के अधीन ही यह संस्था कार्य करती है। इस संस्थान के द्वारा ही अक्षम व्यक्तियों के हित में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाते हैं। जिला पुनर्वास केंद्र की योजना 10 राज्यों में प्रारंभ की गई। इसका प्रशासन भी राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य स्थानीय अक्षम व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। फिर यहाँ पर देखते हैं पांचवा पॉइंट क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र। जिला पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। इनका दायित्व सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का है। अतः इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। छठा पॉइंट है समेकित विद्यालय। इन विद्यालयों की संख्या 48 के लगभग। इन विद्यालयों का प्रशासन भी राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शिक्षा के प्रशासन के क्षेत्र में केंद्र सरकार एवं इसके विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि योजनाओं के प्रारंभ में केंद्र सरकार ही प्रशासनिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके उपरांत धीरे धीरे राज्य सरकारों में सहयोग करने के लिए कहा जाता है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। DPEP एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो छात्र एवं छात्राएं प्रतिभाशाली अथवा सामान्य से कम योग्यता रखते हैं और उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाया जा रहा है। प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टि से राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। धीरे धीरे इस योजना को राज्यों को समर्पित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का प्रशासन भी केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।
राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में निर्धारित अंशदान दिया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे अंशदान दिया जाता है। तथा अपने विभिन्न विभागों का सहयोग लेकर विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयत्न किया जाता है। राज्य की समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, SCERT, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग आदि के पदाधिकारियों का विशिष्ट शिक्षा के प्रशासन में अभूतपूर्व सहयोग लिया जाता है। अतः इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकारों की संयुक्त भूमिका होती है। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये प्रश्न हो गया है। फिर अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। बस अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहीं तक।